हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 26 अप्रैल है और जब से टीजीटी और पीजीटी की नई नियमावली जारी की गई है और इस नियमावली में जैसे कि पूरी नियमावली मैं आपको बता चुका हूं, आप किसी भी विषय की नियमावली या शैक्षिक योग्यता क्या होती है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने बहुत क्रम से बताई हैं, बहुत ही क्लियर बताई हैं और लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर टीजीटी में फ़िलहाल बायोलॉजी को शामिल नहीं किया गया है। तो बायो जो है शामिल नहीं है, तो बायोलॉजी वाले जो एस्पिरेंट हैं जिन्होंने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से अपना स्नातक जो है पूरा किया है, वो लोग घनी चिंता में हैं। घनी चिंता समझ रहे हैं ना, राजस्थान में बोलते हैं घनी। तो बड़ी चिंता है उनकी कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि क्या जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री या इन सिंपल बात करें बायोलॉजी से जो लोग स्नातक किए हैं और बीएड भी कर रखे हैं, क्या वो यूपी टीजीटी में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसको लेकर ना जैसे ही ये नियमावली आई थी, शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए बड़ी संख्या में, ख़ास तौर से वही जो सबसे ज़्यादा बदनाम होते हैं यूट्यूब के टीचर, कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, कुछ भी नहीं, उन्होंने प्रयास किया। कई सारे टीचर जो हैं वो पहुँचे हैं आयोग में, कुछ बच्चे भी पहुँचे हैं, कुछ एस्पिरेंट भी पहुँचे हैं वहाँ पर, ये पता करने के लिए कि आखिर क्या बायो जो है अगली भर्ती में शामिल नहीं रहेगा, क्या जीव विज्ञान को बाहर कर दिया गया है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस नियमावली। इस नियमावली के बाद ये एक सवाल उठ रहा है कि क्या अगली भर्ती में जीव विज्ञान नहीं रहेगा शामिल। हालांकि जीव विज्ञान को लेकर ना पता नहीं कहें पिछले कई मैं देख रहा हूँ विज्ञापन जब भी जारी होता है कुछ न कुछ विवाद ये लोग बना देते हैं। क्यों बनाते हैं मुझे पता नहीं। अब एलटी ग्रेड के बारे में बात करें तो एलटी ग्रेड में तो वहाँ पर तो बायोलॉजी है, वहाँ पर तो वही सेम लिखा गया है कि जूलॉजी बॉटनी के साथ अगर आपने स्नातक किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल प्लस बीएड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। तो अब एक शंका यहाँ पर बन रही है कि आखिर क्यों नहीं दिया गया। तो लोग पहुँच भी रहे हैं आयोग पर, आयोग से जो जवाब मिल रहा है वो कोई बहुत कंक्रीट आंसर नहीं मिल रहा है, कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय जो हैं वो ये कह रही हैं, मैडम कीर्ति पांडे जी, वो ये कह रही हैं कि उन्हें भी काफ़ी दुख है इस बात का नई नियमावली को लेकर, और ये भी है कि इस मुद्दे को वो आगे बढ़ाएंगी और आगे चलकर इस पर कोई न कोई कार्रवाई ज़रूर होगी, क्योंकि जीव विज्ञान विषय को समाप्त करना मतलब ये उद्देश्य नहीं है, ये उनका कहना था। तो लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर फिर यहाँ पर नियमावली में जो शैक्षिक योग्यता है जीव विज्ञान टीचर की, तो जीव विज्ञान टीचर के बारे में यानी कि बायोलॉजी टीजीटी के बारे में कोई उल्लेख ही क्यों नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ा सवाल है और फिलहाल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं, कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर फिर सवाल वहीं पर घूम के आ जाता है, क्या जीव विज्ञान बाहर होगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो नियमावली नई वाली आई है 2025, बिल्कुल लॉजिकल बात करूँगा यहाँ पर, बिल्कुल तर्कों के आधार पर, मतलब इसके बाद जो कुछ हो रहा है उससे भी ऊपर उठ के बात करेंगे। देखो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही सेम लेवल की 2 भर्तियाँ होती हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ टीजीटी और एलटी ग्रेड के बारे में। टीजीटी यानी कि एडेड स्कूलों में जो भर्ती होती है, आप जानते हैं दोनों में क्या फ़र्क होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ तो आज नहीं बताऊँगा। एलटी में बायोलॉजी शामिल है, जीव विज्ञान एलटी ग्रेड में शामिल है। टीजीटी की नियमावली में इसे शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई एलटी ग्रेड की, टीजीटी में इसका उल्लेख ही नहीं किया गया है। तो क्या राजकीय स्कूलों में जीव विज्ञान पढ़ाया जाएगा 9-10 में, और क्या जो अनुदानित स्कूल हैं, जो एडेड स्कूल हैं, एडेड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हैं, क्या उसमें बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है भाई साहब कि विषय तो बिल्कुल नहीं हटा सकते, राजकीय में हो चाहे आपका ये एडेड स्कूल हो, तो विषय तो नहीं हट सकते हैं। और विषय अगर हट नहीं सकते हैं तो मतलब तो ये क्लियर है ना कि भर्ती तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो भी इनकी मंशा हो, अब आगे चलकर ये इसे मॉडिफाई करें और फिर ये जो नियमावली है इसमें संशोधन करें या फिर कोई अलग से नोटिस जारी करें, देर सवेर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जूलॉजी बॉटनी वाले जो हैं वो बिल्कुल चिंतित ना हों,
उनको तो मतलब टीजीटी में रखा ही जाएगा, क्योंकि एलटी ग्रेड में उनकी नियुक्ति हो रही है। तो आखिर क्या आधार बनेगा, क्या किस आधार पर जो है टीजीटी में जीव विज्ञान की भर्ती नहीं होगी? ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आपके पास एक बहुत ही सॉलिड जो है बेस है और एक बहुत कंक्रीट आधार है आपके पास, जिसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। और रही बात ये, कहते हैं ना कि आप अपनी बात तो रखिए, तो आप अपनी बात ना बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, शालीन तरीके से रखते रहिएगा। कभी भी ना तो कोई उदंडता भरी भाषा हो, ना ही कोई ऐसा प्रदर्शन हो, ना ही कोई शब्दावली हो। आपकी बातें बिल्कुल जायज़ हैं, बिल्कुल लीगल हैं, तो बिल्कुल जायज़ और लीगल तरीके से जो सक्षम अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनसे उनको जो है अवगत कराइएगा। ठीक है, बिना किसी व्यवधान के, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर जो बातें हैं वो निश्चित रूप से चर्चा में रहेंगी। और ये बात जो है वो शिक्षा सेवा आयोग के संज्ञान में आ भी चुकी है। जब से नियमावली जारी हुई है, कम से कम 2500-50 लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ एप्लीकेशंस भी वहाँ पर दिए गए हैं, कुछ एप्लीकेशंस वहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे डिटेल में तो बहुत सारी खबरें निकल कर सामने आएंगी। ठीक है, तो चिंतित होने की ज़रूरत आपको नहीं है, चिंता नहीं करना है। हाँ, प्रयास करना है, लेकिन शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक तरीके से, क्योंकि आपकी बातें जायज़ हैं, लीगल हैं। ये बातें सभी लोग समझ रहे हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो आपके अधिकारी हों, चाहे कोई भी हो, वो इस बात को ज़रूर समझेंगे कि एक विषय को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चिंता मत करिए और ऐसा बिल्कुल मत मान लीजिएगा कि जीव विज्ञान को बाहर कर दिया गया है। बाहर नहीं है, फिलहाल अभी कुछ संशोधन आगे होगा, लेकिन आपका प्रयास भी होना चाहिए कि संशोधन यथाशीघ्र हो। ठीक है, तो फिलहाल यही सारी अपडेट है यूपी टीजीटी बायोलॉजी के बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आज के अखबारों में भी ये खबर जो है ना प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर भी मामला जो है आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसके पहले एक खबर और आ रही है। अभी मैंने आपको बताया था अप्रैल की शुरुआत में कि एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वो जितने भी बीएड के एस्पिरेंट हैं और जो प्राइमरी में नियुक्त हुए हैं 2018 के एनसीटी के अध्यादेश के आधार पर, और जिनकी नियुक्ति जो है एक ख़ास समय सीमा के अंदर की गई है, उनके लिए 6 महीने का एक ब्रीज कोर्स तैयार किया गया है। और ये जो ब्रीज कोर्स होगा ये ऑनलाइन करवाया जाएगा, NIUS के माध्यम से करवाया जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर बात ये है कि चलो ठीक है, बीएड वालों के लिए तो 6 माह का ब्रीज कोर्स बन गया, लेकिन 1 to 5 में शिक्षक के तौर पर डीएड विशेष शिक्षा की भी नियुक्ति की गई है। तो डीएड जो विशेष शिक्षा वाले हैं उनके लिए क्या उनको ये ट्रेनिंग नहीं करनी है, या उनको ये ट्रेनिंग कब करवाई जाएगी? क्योंकि आगे चलकर कुछ न कुछ यहाँ पर टेक्निकल मामला फंसने वाला तो ज़रूर है। क्योंकि नियमतः केवल जो है जो बीटीसी हैं पहले वाले, जिनको अब डीएलएड कहा जाता है, केवल डीएलएड ही मान्य हैं, ना तो डीएड विशेष शिक्षा वाले मान्य हैं और ना ही बीएड वाले मान्य हैं। तो बीएड वालों के लिए तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन डीएड विशेष शिक्षा के आधार पर 69,000 भर्ती में जो चयनित शिक्षक हैं वो चिंता में हैं कि उनका क्या होगा। फिलहाल यहाँ पर केवल एक पॉइंट रखा गया है। ठीक है, ना तो अभी इसका कोई समाधान उठा है और ना ही सरकार की ओर से, NIUS की ओर से, NCT की ओर से कोई बयान आया है। लेकिन एक बहुत ही जायज़ सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि चलो ठीक है, जब तक जो है नियम नहीं बदले थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था, तब तक डीएड विशेष शिक्षा वाले भी, बीएड वाले भी, बीटीसी वाले सभी लोग जो है 1 to 5 में प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य थे। लेकिन जब नियम बन गया कि केवल डीएलएड वाले, बीटीसी वाले ही प्राइमरी में टीचर बनेंगे, तो जो लोग इस नियमावली के आधार पर, यानी कि 28 जून 2018 की जो नियमावली थी एनसीटी की, उसके आधार पर जो लोग डीएड विशेष शिक्षा करके भी शिक्षक बने हैं, उनका क्या होगा? तो ये एक बहुत अहम सवाल है। हालांकि इस अधिसूचना में डीएड विशेष शिक्षा धारकों का कोई जिक्र नहीं है। यही नहीं, इतने समय में भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि RCI ने भी विशेष शिक्षा के डिप्लोमा धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की कोई योजना स्पष्ट नहीं की है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जायज़ तरीके से उठ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ आज के अखबारों में है, जिसके लिए अखबारों को धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि दबे रहते हैं और इससे पहले कोई ज्वालामुखी बन जाए, उसके पहले वो थोड़े से ना अपना असर दिखाने लगते हैं, तो बेहतर होता है कि उस पर कार्रवाई होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, तो यहाँ पर कई सारे आरोप लगे हैं। एग्जैक्टली जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी हैं वो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों पूछे गए।
दूसरी बात ये थी कि आपने देखा होगा ना कि 2-3 नाम सामने आए थे जिनको एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया हुआ था। पाल करके कोई 2 लोग थे और कोई एक आदमी और था उसमें, जिसने फर्जी पेपर वाला जो मामला था। तो फर्जी पेपर वाला मामला और एक मामला और आया था जो रुमाल पर आंसर की लेके गया था। तो इन सारे मुद्दों को यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मतलब पेपर पर टाइप करके, तो एक यहाँ पर विज्ञप्ति जो है ना, वो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में हुई धांधली, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के संदर्भ में श्रीमान अध्यक्षा महोदय UPHESC प्रयागराज उत्तर प्रदेश को सौंपा गया है। और इसमें कहा गया है कि सभी ने निवेदन है कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 51 जो भी हाल ही में 16 और 17 अप्रैल को संपन्न हुई है, जिसके संदर्भ में हम अभ्यर्थी निम्न बातों से आपको अवगत कराना चाहते हैं। तो कई पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे कि सिलेबस के बाहर के जो प्रश्न हैं ये बात कही गई है, सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम में बाहर के प्रश्न हैं, और जो मैंने आपको बताया था ना कि एसटीएफ ने विपिन कुमार यादव एक सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया जो कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक करने की कोशिश कर रहा था। जब वो इसमें सफल नहीं हो पाया तो उसने कुछ अभ्यर्थियों को OMR सीट खाली छोड़ने का सुझाव दिया था। इस बात को भी यहाँ पर इसकी भी जाँच होनी चाहिए। प्रश्न पत्र की आंशिक समानता जो कि पेपर लीक जो फर्जी पेपर जो बनाया था, ये बात भी यहाँ पर कही गई है। तो कई सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखकर एक विज्ञप्ति यहाँ पर साइन करके दी गई है, और यहाँ आप तस्वीरें देख रहे होंगे। और अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी मांग भी उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ग्रुप है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो फिलहाल यहाँ पर क्या मुद्दे उठाए गए हैं ये भी आप सुन सकते हैं। लेकिन आप करवा क्या रही हैं? चोरी, भ्रष्टाचार और वही गैंग सब तक हो सकता है कोई और सब्जेक्ट में निकला हो, DSU मिला उसको 30 सब्जेक्ट। तो जब तक उसको पेपर नहीं मिला किस तरह से वो पेपर जो है वहाँ सॉल्व कर रहा है रुमाल से देखते है ना। और जो भी पेपर वो नकली पेपर बता के वो कर रहे हैं उसको सार्वजनिक भी इन्होंने किया नहीं किया, उसको जला दिया गया। तो ऐसे कैसे हम मान लें कि वो पेपर नकली था या उसके सारे सवाल नकली थे? हो सकता है 30 सवाल आए हों, तो यहाँ तो एक एक सवाल की दरकार है ना। आपकी एक एक सवाल की जो है सीरियल से रोल नंबर जारी करने की बात रही। अगर आपके पीछे 4 साथी मिल जाए तो एक एक सवाल का जो है वो होता है। अगर एक भी सवाल आपको मिल जाएगा तो आप आगे निकल जाएंगे। तो परीक्षा की शुचिता कहाँ रह गई? जब आप आई है, नया आयोग बना है, आपको दायित्व दिया गया है कि आप अच्छे से जाइए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, लेकिन आप करवा क्या रही हैं? चोरी, भ्रष्टाचार और वही गैंग सब सक्रिय है जो 40 किए हैं, 47 किए हैं, 50 सब वही चोर है, लाइन से चोर वही है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि कई सारे जो है पॉइंट्स यहाँ पर अभ्यर्थियों ने कलेक्ट किए हैं। और अब यहाँ पर अगर अखबारों की देखें तो कह रहे हैं कि एक बड़ा प्रदर्शन भी 1 मई को करने वाले हैं। 1 मई को आयोग पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया है। और इस अवसर पर प्रदेश सचिव सुनील मौर्य ने कहा कि एसटीएफ की ओर से नकल माफिया के पकड़े जाने का मामला सबके सामने है। तो कुछ मुद्दे उठाए गए हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर, अभ्यर्थियों ने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया है। यही सारी चीज़ें आज के अखबारों में भी प्रकाशित की गई हैं और सोशल मीडिया में भी जो चीज़ें चल रही हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। आउटसोर्सिंग से भर्तियां होने वाली हैं। आपको पता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा जो भर्ती होगी उसमें आरक्षण के नियमों का जो है पालन भी किया जाएगा। और ये भी कहा है कि ये जो कार्मिक भर्ती होंगे इनको मेडिकल सुविधा भी मिलेगी, मातृत्व अवकाश, सूचना बीमा, पेंशन और पारिवारिक पेंशन सहित सभी लाभ दिया जाएगा। मतलब मातृत्व अवकाश भी मिलेगा, दुर्घटना बीमा भी, पेंशन और पारिवारिक पेंशन। कार्मिक को सेवा से हटाने से पहले विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति जरूरी होगी। और ये जो भर्तियां होने वाली है कहाँ पर होंगी? तो जो सभी सरकारी विभाग हैं वहाँ पर रखे जाएंगे ऐसे लोग। और साथ ही साथ राज्य सरकार के अनुदान प्राप्त करने वाले सभी संस्थाओं को आउटसोर्स कार्मिक उपलब्ध कराए जाएंगे। तो फिलहाल अब आयोग बन चुका है, इसमें भर्तियों के लिए अब तैयारी की जा रही है। प्रत्येक महीने की 5 तारीख को सैलरी मिलेगी। आपको मैंने बताया था 14,000 के आसपास, लेकिन इन हैंड आपको 10,000 समथिंग रुपए मिलेंगे। तो जो लोग यहाँ पर काम करना चाहेंगे आवेदन भी करेंगे। योग्यता कक्षा 8 से स्टार्ट होगी और आउटसोर्स के आधार पर जैसा उनका काम रहेगा। और काम वही रहेगा ग्रुप सी और ग्रुप डी वाला, ग्रुप सी वाला नहीं रहेगा, सॉरी ग्रुप डी वाला रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज के अखबारों में हैं। सेशन आपको कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में अभी कोई सवाल आ रहा है ना तो ज़रूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों को हल कर सकें। आप सभी लोग पढ़ते रहिए। और हाँ, एक बात और चलते चलते आपको बताना चाहेंगे
कि आप लोग टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर बिल्कुल संशय मत पालिएगा भाई साहब लोग। बहुत सारे लोग अब चाहते हैं कि आप बिल्कुल तैयारी ना करें, बार बार करें परीक्षा टलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये परीक्षा बिल्कुल ऑन टाइम होने वाली है। अगर आप इस समय चूके ना, हाथ से सब कुछ निकलने वाला है। तो टीजीटी इज़ ऑन टाइम, जब आपकी परीक्षा हो रही है बिल्कुल उसी समय 14 और 15 को मई को करवाई जा रही है, और इसमें कोई संशय मत पालिएगा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।